नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। TWM परिवार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं मानस। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। आज आओ देख लेते हैं, हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं क्रॉनिकल मैगजीन नवंबर माह 2025। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पार्ट पे, जिसे आप कहते हो डाटा बैंक, जिसमें हम जो भी पूरे मंथ के जो डाटा होते हैं उस डाटा को कवर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों दृष्टिकोण से चीज़ों को हम लोग देखते हैं और कवर करते हैं। ठीक है, आ जाओ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे यूपी पीसीएस आरओ हाई कोर्ट या फिर 2026-25 सभी के लिए है। तो क्रॉनिकल नवंबर 2025 डाटा बैंक पे हम लोग बात कर लेते हैं और पहला टॉपिक आपके सामने है। आगे देखते हैं पहले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो पहला टॉपिक कह रहा है बिहार में खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बना है। ये डाटा बैंक कह रहा है कि बिहार में खाद्यान्न का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके यूपी के लिए कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में कुल 71.05 लाख हेक्टेयर में से 249.21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। तो यहाँ पे 249.21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। आपने देखा होगा, अगर हम बिहार राज्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो ये गंगा दोआब क्षेत्र में आते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से गंगा निकलती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह से आगे बढ़ती हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए लगभग 5 स्टेट में। तो जिसमें सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार आ जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि जो बिहार है वो पूरा का पूरा दोआब क्षेत्र है और बिहार में बहुत सारी नदियां भी आती हैं। बिहार की जो भूमि है, लैंड है, वो बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही शानदार। तो वहाँ एग्रीकल्चर के बारे में तो कुछ कहना ही क्या है। तो लगातार वहां पे उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है। ये एक नेक्स्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन 5 स्टार का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन गया है। किसकी बात कर रही है? शहद की बात किया जा रहा है। सर्दियों का मौसम है, हाँ, सर्दियों का मौसम, आप च्यवनप्राश खाएं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शहद में मिला के खाया जाता है। आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण हिस्सा है शहद। तो बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन चुका है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग हेडलाइन से देखेंगे तो यहां पे हम क्या पाते हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, वह कौन सा, यानी भारत का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बिहार बन गया। शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश। जरा बात को समझना, उत्तर प्रदेश 22.5 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के साथ भारत में सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है। कौन? उत्तर प्रदेश है। जिसके बाद पश्चिम बंगाल और का स्थान है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे पंजाब है और चौथे नंबर पे बिहार है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम बात कर लेते हैं शहद उत्पादन की बात कर लेते हैं, वर्तमान में देखा है आपने कि शहद जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, डिमांड भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अगर शहद उत्पादन की बात किया जाए कि शहद भारत में शहद उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पे, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे पंजाब और चौथे पे आपका बिहार आ जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे एक क्वेश्चन कि शहद उत्पादन में निम्नलिखित राज्यों को उन उत्पादन के दृष्टिकोण से क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और आपको याद रखना है बिहार। तो उत्पादन के दृष्टिकोण से क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ये बिहार आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज और अलग एक टॉपिक पे बात करेंगे। भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानतः ओईसीडी के अनुसार कितना होगा? जीडीपी वृद्धि की बात कर लेते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि एक वर्ष के अंतर्गत घरेलू सीमा के अंतर्गत, एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत जो गुड्स और सर्विस होते हैं, वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम उत्पाद का समग्र जो मूल्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी ये देश के घरेलू सीमा के अंदर, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक, दोनों द्वारा उत्पादित या सेवा में, सर्विस सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसका एक समग्र मूल्य योग है। तो ओईसीडी कह रही है कि भारत की जीडीपी की बात करें, अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो लगभग 6-7 वर्ष हो गए पूरी दुनिया भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके आश्चर्य में है और यही वो पॉइंट्स है, जीडीपी ग्रोथ दर, जो पूरी दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित करता है। और भारत अब एक
पावर यानी कह सकते हैं इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहा है। उसके सेंटर में क्या है, ये जीडीपी ग्रोथ है। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे पिछले साल अगर हम कहें कि 2024 में आपका जीडीपी कितना है, तो हमने कहा 100% है। अब हमने कहा 2025 में क्या है, तो कहें कि 2025 में हम देख रहे हैं कि अब जीडीपी कितना हो गई है आपका 106.5% हो गई है। इसका मतलब होता है कि ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट फिर कितना हुआ, तो आप इसमें से घटाओगे तो निकल के आएगा 6.5%। तो जीडीपी ग्रोथ कितना हो गया, तो 6.5% हो गया। यानी आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो पिछले साल जितनी थी, इस साल उस समय पीरियड में 6.5% उसमें ऐड हो गया है, बढ़ चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में, बड़ा प्यारा सा है, ओईसीडी की ये क्या है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास अनुमान में 40 आधार अंकों को बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। इससे पहले जून में यह अनुमान 6.3। अब इन्होंने क्या किया है, 6.7% इनका अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। ठीक है, 6.7 रहेगी। और ये किसका कहना है, ये कहना है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी का कहना है। अब सवाल खड़ा होता है यहां से क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें जो है ओईसीडी का कहना है कि जो भारत का जीडीपी जो ग्रोथ रेट होगा 6.7% होगा 2025 में। तो ये बात, दोनों चीजें हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओईसीडी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी है, ये क्या है भाई, क्या जानवर है। स्थापना इसकी कब होती है, तो 1960 में इसकी स्थापना होती है। 18 यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसके हैं। तो 18 यूरोपीय देश हैं, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसके संस्थापक देशों में शामिल हैं। मुख्यालय इसका क्या है ओईसीडी का, तो पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देश टोटल 38 है, मुख्यतः विकसित और उच्च मध्यम आय वाले ही देश इसके हैं। तो ज्यादातर इसमें विकासशील देश शामिल नहीं है, विकसित या उच्च मध्यम आय वाले। अभी भारत उच्च मध्यम आय वाले में नहीं शामिल है। लक्ष्य की बात कर लेते हैं, तो ऐसी नीतियों को आकार देना जो सभी के लिए समृद्धि, तो ऐसी नीतियां बनाना है जो कि समृद्धि, समानता और अवसर तथा कल्याण को बढ़ावा देता हो। भारत के बारे में देखते हैं तो भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ओईसीडी की बात कर लेते हैं तो यह विकसित एवं उच्च मध्यम आय वाले देशों, जो देश हैं उनका एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, राइट। इसमें यूएसए, कनाडा वगैरह भी शामिल है, यूरोपीय कंट्री शामिल है। अब 38 सदस्य के साथ एक बड़ा आर्थिक संगठन है। इसने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वह 6.7 रहने वाली है 2025 में। साथ ही अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत ओईसीडी का सदस्य देश नहीं है। बिल्कुल ध्यान में रखना, यहां क्वेश्चन आएगा। सीएजी की राज्य वित्त 2022-23 एक दशकीय विश्लेषण रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सीएजी कैग की है, राज्य वित्त को लेकर एक दशकीय विश्लेषण रिपोर्ट है, मतलब पूरे 10 साल का एनालिसिस किया गया है कैग के द्वारा। सितंबर 2025 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने राज्य वित्त 2022-23 एक दशकीय विश्लेषण शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जो कि 10 वर्ष की अवधि से इतना में सभी 28 राज्य के राजकोषीय मानदंडों को व्यापक, तो ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। लगभग पूरे 10 वर्ष को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष है कि राज्यों का कुल ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, इतना। तो राज्य जो सरकारें हैं, राज्य के अपने ऋण होते हैं। ऋण क्या होते हैं भाई, कोई भी राज्य सरकारें होती है अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए, प्रशासन के संचालन के लिए, अदर कार्यों के लिए। वो एक तो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और जरूरत पड़ने पर कर्ज भी लेती है। तो ऐसी स्थिति में हर राज्य जो अपने डेवलपमेंट के लिए ऋण लेता है, सहयोग करता है, सहयोग लेता है और अपना डेवलपमेंट करता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो भारत है, भारत में टोटल 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य जो ऋण लेते हैं, ऋण कैसे लेते हैं, ये सार्वजनिक सेक्टर से ऋण लेते हैं, भारत सरकार से ऋण लेते हैं, अदर बैंक भी सहयोग करती हैं और ऋण लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं से भी लेते हैं। तो यहाँ पे राज्यों का अगर हम कुल ऋण की बात करें तो देश की पूरी जीडीपी का 22.17% देश की जीडीपी का राज्यों के पास ऋण है। तो टोटल 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों ने इतने कर्ज ले रखे हैं कि वो पूरे देश की जीडीपी का 22.17% के बराबर है। आगे देख लेते हैं। साथ ही इसमें कहा गया है कि एफआरबीएम अधिनियम 2003 में आया था, एफआरबीएम एक्ट है, उसके अनुसार 24-25 तक राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात 20% तक सीमित होना चाहिए। तो ये एफआरबीएम एक एक्ट है जो कि राजकोषीय
नीतियों को निर्धारित करता है। FRBM एक्ट ये भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा पारित एक्ट है और ये राजकोषीय नीतियों को बताता है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको डिसाइड करता है, उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो राज्यों का भारत के जीडीपी का जो ऋण होना चाहिए वो 20% तक सीमित किया गया है, लेकिन वर्तमान में यह 22.17% हो गया है। यानी जो FRBM एक्ट 2003 है उसके जो लक्ष्य है उससे कहीं ज्यादा राज्यों के पास ऋण है। तो जो 20% था वो लगभग 22.17% के आसपास है जीडीपी का। उच्चतम ऋण जीडीपी अनुपात की बात किया जाए, सबसे ज्यादा ऋण कौन से राज्य के द्वारा लिया गया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा 40.35 सबसे अधिक कर्ज लिया गया है। वहीं सब उसके बाद नागालैंड है दूसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे है। तो ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं जो कि सबसे ज्यादा कर्ज लिए हुए हैं। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो 28 राज्यों में राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। वहीं पे सबसे कम राजकोषीय घाटा गुजरात का है। राजकोषीय घाटा सबसे कम किसका है? तो गुजरात राज्य का है। और सबसे अधिक राजकोषीय घाटा हिमाचल प्रदेश का है। तो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश का और सबसे कम किसका है? राजकोषीय घाटा गुजरात का है। FRBM लक्ष्य की बात करते हैं 22-23 में राजकोषीय घाटा FRBM एक्ट कहता है कि राजकोषीय घाटा 3.5% तक होना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश का 2.7 के आसपास है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है। राजस्व अधिशेष या घाटा की बात करें तो 16 ऐसे राज्य हैं जो राजस्व अधिशेष दर्ज करते हैं। इसका मतलब होता है कि वो सरप्लस में है। 12 राज्यों ने राजस्व घाटे की सूचना दी है। तो 16 ऐसे राज्य हैं जिनके पास राजस्व अधिशेष हैं और 12 के पास राजस्व घाटा है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 37,000 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष के साथ सूची में सबसे आगे है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा वक्त था कि जब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में आता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो कि राजस्व अधिशेष में, राजस्व घाटा तो है ही नहीं, राजस्व अधिशेष में, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था पे और अपने राजस्व पे काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश ऋण के मामले में भी बहुत अव्वल नहीं कि उत्तर प्रदेश के पास बहुत ऋण है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 37,000 करोड़ के साथ ये राजस्व अधिशेष राज्यों में शामिल है, यानी 16 राज्यों जो होते हैं। तो ये बात की गई है। ठीक है, 12 ऐसे राज्य हैं भारत में जिन्होंने राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा को प्रस्तुत किया है। FRBM एक्ट 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटा 3.5 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तमाम चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया और ये जो डेटा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों नजरिए से इंपॉर्टेंट है। किसके? तो अगर आप प्री दे रहे हो बच्चा, अगर आप मेंस दे रहे हो, तो दोनों नजरिए से आपको इस डेटा को ध्यान में रखना है। रिपोर्ट ध्यान में रखना है। किसकी रिपोर्ट है? CAG की रिपोर्ट है। यहां से क्वेश्चन आने की बड़ी संभावना है। तो राज्यों का कुल ऋण कितना है? 22.17 है। तो तमाम बातों पे हमने चर्चा किया। FRBM एक्ट कहता है कि 20% से ज्यादा राज्यों का जो ऋण है वो नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि FRBM एक्ट 2003 पे विचार करें, उसमें देगा कि अभी वर्तमान में 28 राज्य, यानी वर्तमान में जो राज्यों का ऋण है देश के कुल GDP का 22.17% है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि FRBM एक्ट 2003 के अनुसार राज्यों का कुल ऋण देश के GDP का 20% तक सीमित निर्धारित किया गया। 20%, तो उसमें कुछ भी आंकड़ा दे सकता है, तो इस हिसाब से देगा। तो दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पे आप इनका दे सकता है कि सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा अगर बात किया जाए तो किस स्टेट का है, तो हमने देखा हिमाचल प्रदेश का। सबसे कम राजकोषीय घाटा गुजरात का है। सबसे ज्यादा ऋण किसके पास है? तो पंजाब, पश्चिम बंगाल और नागालैंड जैसे देश हैं। सबसे कम ऋण की बात तो अलग है। तो ये तमाम बातें हमने देख लिया है। ठीक है, उसमें भी गुजरात शामिल है, महाराष्ट्र। तो देख लेते हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 से 25 अब तक 2.82 करोड़ ग्रामीण आवास बनाए जा चुके हैं। अब तक कुल कितना ग्रामीण आवास बनाए गए हैं? तो 2.82 करोड़। किसके तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16 में शुरू की गई योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में देख लेते हैं। तो ये अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी, 1 अप्रैल। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास, इसका उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में नोडल मंत्रालय था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वित्तीय सहायता और वित्त पोषण है। यूनिट सहायता में मैदानी क्षेत्र में 1.5 लाख, एक यूनिट मतलब एक मकान बनाने के लिए अगर कोई मैदानी क्षेत्र है तो 1.2, 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं।
वित्तीय क्षेत्र में है तो केंद्र राज्य संबंध 60 और 40 का है, 60% केंद्र लगाता है, 40% राज्य सरकारें। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो ये मामला 90 और 10 के बीच में आ जाता है। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्र 100% केंद्र, अगर विधानमंडल नहीं है तो 100% वहां पे केंद्र सरकार काम ही करती है। तो अगर मैदानी क्षेत्र है जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे जो स्टेट हैं वहां पे 60-40 का एवरेज है, 60% केंद्र सरकार पैसा देता है और 40%। लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो वहां 90 और 10 का मामला है, 90 केंद्र और 10 राज्य देते हैं। किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हिस्सेदारी, अब जो है वरिष्ठ जो नागरिक हैं भारत में वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पूरे विश्व का मामला है, वरिष्ठ बढ़ रहा है, यानी जो वृद्धों की संख्या है 60+, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि अब हम दो हमारे दो चाहते हैं, हर कोई बच्चा कम चाहता है, एक बच्चा या दो बच्चे, इससे ज्यादा नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में वृद्धों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। अन्य देश, चाहे हम चीन की बात करें, जापान की बात करें, यूरोपीय कंट्री की बात करें, वहां पे कामगार जो वर्ग है 15 से 59 वर्ग, उनकी संख्या में कमी है, लेकिन वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारत में भी देखा जा रहा है कि वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कौन कह रहा है? एसआर रिपोर्ट 2023 करें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कौन जारी करता है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एसआरएस। कौन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। आज देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें कहा गया है कि देश की कुल जनसंख्या का 9.7% हिस्सा अब 60 वर्ष से ऊपर की आबादी का है। कितना? तो अगर 60 वर्ष से ऊपर की जो आबादी है उनका हिस्सा है 9.7% हिस्सा हो चुका, लगभग 10 के आसपास है। 65 वर्ष से ऊपर की बात किया जाए तो 6.4% लोग 65 से ऊपर की बात है। सर्वाधिक बुजुर्ग आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक बुजुर्ग आबादी वाला राज्य आपका केरल है। केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पे जो वरिष्ठ लोग हैं वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि केरल सरकार ने क्या किया, एक वरिष्ठों के लिए एक आयोग का भी गठन किया है। तो वरिष्ठ आयोग का गठन करने वाला पहला स्टेट केरल ही बना है। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा केरल राज्य में है। और भारत में 9.7। कामकाजी और युवा आबादी की बात करते हैं तो कामकाजी युवा आबादी के मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे स्टेट सबसे ज्यादा है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड यानी जो नॉर्थ ईस्ट के हिंदी भाषी स्टेट है वहां पे सबसे ज्यादा युवा आबादी है, कामकाजी आबादी है। इसके पीछे कारण क्या है कि आज भी यहाँ पे जो जन्म दर है इन स्टेट का वो काफी अच्छा है, ठीक ठाक रेशियो है। उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे जन्म दर बहुत कम हुआ है, 1.9। कामकाजी आयु वर्ग की बात कर लेते हैं, 15 से 59 वर्ष की बात करेंगे। 23 में से आयु वर्ग की आबादी या 66, एकदम याद रखना, कामकाजी जो वर्ग है वह 66.1% आबादी हो चुकी है। ठीक है। बाल आयु वर्ग की बात 0 से 14 वर्ष की आबादी की बात किया जाए तो ये अब घटकर कितना हो गई है, तो यहां पे हम देखेंगे 24.2 पर आ चुका है। तो 0 से 14 वर्ष की आबादी कितना है, 24.2 पे आ चुका है। वहीं पे कामकाजी वर्ग कितना है, तो कामकाजी वर्ग 66 है। बुजुर्ग कितने हैं, 9.7 आ चुके हैं। बुजुर्ग कितने हैं, 9.7 आ चुके हैं। प्रजनन और मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आई है। प्रजनन और मृत्यु दर में गिरावट के पीछे रीजन क्या है? मृत्यु दर में गिरावट के पीछे आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, तो ये जो है लाइन हेल्थ से संबंधित सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा काम किए जा रहे हैं, तो इसलिए हेल्थ में सुधार आया। अब आज देख लेते हैं, मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आई है। मृत्यु दर में आए लगातार। प्रजनन दर में गिरावट के पीछे एजुकेशन है, शिक्षा है, लोगों की यह भावना, यह धारणा कि जो है हम ज़्यादा बच्चे कहीं ना कहीं हम उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, उनका पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य लोग नहीं कर पाते, तो एक बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना, एक बच्चा ऐसा हो जो 100 बच्चों पे भारी हो। तो कुल प्रजनन दर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भारत के कुल प्रजनन दर की बात करें, भारत की कितना है, 1.9 हो चुकी है। भारत की, माफ करना यूपी, 1.9 हो चुकी है भारत की। और जबकि प्रतिस्थापन दर कितना होना चाहिए, तो ये 2.1 से कम। तो यहां पे भारत का जो प्रजनन, देखिए 2.1 सबसे परफेक्ट होता है, प्रजनन दर 2.1 एक आइडियल माना जाता है। बट यहां पे भारत का प्रजनन दर 1.9 हो चुका है। देखिए लगातार कम हो रहा है। 1971 में ये 5.2 था और 22 में भी 2 था, तो अब लगातार कम आ रहा है। तो 1 में 23 में कितना हो गया, 1.9 हो गया। सबसे ज्यादा प्रजनन दर वाले राज्य कहां पे हैं? बिहार में प्रजनन दर सबसे ज्यादा है, 2.8 है।
बिहार में। फिर यूपी में कितना है 2.6 है, एमपी में कितना है 2.5 है। सबसे कम अगर बात किया जाए कि सबसे कम प्रजनन दर वाली स्टेट कहां पे है, तो सबसे कम दिल्ली में है 1.2 है, फिर पश्चिम बंगाल में 1.3 है, तमिलनाडु में 1.3 है। तो बहुत ही अच्छा सा ये इंफॉर्मेशन है, ये डेटा है, ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। आ जाओ कुछ बातें देख लेते हैं, नहीं आ जाओ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई है। वो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 जारी की गई। तो इसके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पूछा जा रहा है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी पूरे भारत की कितनी प्रतिशत है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9.7% है। वरिष्ठ कामकाजी आबादी कितनी है, तो 66.1% है। वहीं पे 0 से 14 वर्ष की आबादी कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि 0 से 14 वर्ष की अगर हम लोग आबादी की बात करें, तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्या, अच्छा ये 24.2 है। लगातार इसमें भी हम क्या देख पा रहे हैं, कमी देख पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप यहां पे देख पा रहे हो कि अगर हम कामकाजी युवा की बात करें कि सबसे ज्यादा, हेलो, हाँ प्रणाम भैया। तो ये हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कामकाजी और युवा आबादी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कामकाजी और युवा आबादी है वो आपकी कहां से है, तो बिहार उत्तर प्रदेश। हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कामकाजी और युवा आबादी बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे स्टेट में। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, पूछा जा सकता है बुजुर्गों की सर्वा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। कामकाजी बाल अनुपात, ये प्रजनन दर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल प्रजनन दर की बात किया जाए तो भारत में 1.9 है, जबकि एक आइडियल होता है 2.1 होता है। प्रजनन दर के मामले में अगर स्टेट की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा प्रजनन दर कहां पे है, बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। सबसे कम कहां पे है, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो ये स्टेट, ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखना। असम में भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ये है असम में क्या हुआ है। असम में अगर हम बात कर लेते हैं तो बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र पहला भारत का कहां पे है, तो असम में स्थापित किया गया है बांस आधारित। 14 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट जिले में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसी अवसर पर उन्होंने एक पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की भी, तो पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की भी आधारशिला कहां पे रखी गई है, तो असम के नुमालीगढ़ में। आपने देखा होगा नुमालीगढ़ के बारे में, आप सुन भी रहते हो लंबे समय से, राइट। तो यहां पे हम देख क्या पा रहे हैं, तो बांस आधारित, भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र कहां पे है, असम में स्थापित किया गया। और आपने देखा था कि बांस को जो है वन से हटाकर अब इसे घास की श्रेणी में रख दिया गया ताकि इसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा सके। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम जहां पे है उसमें बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का पहला खोला गया है। और यहीं पे पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की भी स्थापना की गई है। बांस एक गैर खाद्य फसल है। कैसी है, बांस एक गैर खाद्य फसल है, ठीक है, जिसमें लिग्नोसेल्यूलोज की उच्च मात्रा होती है। इसे दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के लिए उपयुक्त माना जाता है। चीन के बाद भारत बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो भारत है। और पहले नंबर पे कौन है, तो आप कहोगे चीन है। ये कुछ बात हमने बांस के बारे में देखा। तो बांस वर्तमान में एक घास है, एक तो गैर खाद्य फसल है। जैसे आपने देखा था एथेनॉल अभी कैसे होता है, मक्का से, गन्ना से या फिर जेट्रोफा जैसी फसलों से एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, राइट। अब एथेनॉल की बात की जा रही है, जब बांस की फसल उससे हम एथेनॉल का उत्पादन करें। तो इसके लिए पहला संयंत्र कहां पे लगाया गया है, तो असम के नुमालीगढ़ में पहला संयंत्र लगाया, जहां से बांस के पौधे से, बांस से क्या बनाया जाएगा, एथेनॉल बनाया जाएगा। अब बांस क्या होता है, तो इसके बारे में हमने देखा कि ये द्वितीयक क्या होता है, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के अंतर्गत शामिल होता है। इसमें लिग्नो सेल्यूलोज पाया जाता है जो इसके लिए होता है। बांस के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान चीन है।
बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन है, बिहार के कहां पे? पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। इस बार आपने देखा है कि भारत सरकार ने अपने बजट में कहा कि मखाना बोर्ड का स्थापना कहां किया जाएगा? बिहार में। बिहार मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है। मखाना क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसको हम फॉक्स नट के बारे में जानते हैं। मखाना एक जली पुष्पी पौधा है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जली कैसा है तो आप कहोगे पुष्पी पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मखाना का, ये आपको ध्यान में रखना है, यूरियाल फेरोक्स इसका एक वैज्ञानिक नाम होता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। तो जलवायु कैसी है? यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में मखाना पैदा होता है। 4 से 6 फीट गहरे तालाबों तथा स्थिर जलाशयों में उगता है। तो तालाब की गहराई हो, ज्यादातर ये तालाबों में होता है, लेकिन वहां पे स्थिर जलाशय होना चाहिए, यानी जल गतिशील नहीं होना चाहिए, जैसे नदी, झील, झरने ऐसे नहीं, बल्कि स्थिर तालाब होने चाहिए। ठीक है, तो ये मखाना के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, मखाना की कुछ खास बातों को लेकर। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना कहां पे की जा रही? बिहार में की गई है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बिहार में किया गया है। ये मखाना की बात हम लेके, एक पुष्पी पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक यूरियाल फेरोक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय पौधा होता है, गहरे तालाबों तथा स्थिर जलाशयों आदि में होता है। मखाना को अक्सर ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। मखाना को क्या नाम दिया गया है? ब्लैक डायमंड मखाना को कहा जाता है, क्योंकि इसका बाहरी खोल गहरा काला होता है, लेकिन भुनने पर इसके बीज सफेद हो जाते हैं। इसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मखाना को कहा जाता है। अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा की गई अफीम की खेती के लिए। अब केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 2025 को फसल वर्ष 2025-26 के लिए भारत के 3 राज्यों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति के आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी किया। इस नीति के तहत तीनों राज्यों के लगभग 1.1 लाख किसान अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे। अब अफीम जो होता है इसका मेडिकल लाइन में यूज होता है, और अफीम के बहुत सारे यूज है, लोग एंजॉय करने के लिए भी अफीम का आनंद लेते हैं। तो 3 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऐसे 3 राज्य हैं जो अफीम की खेती कर सकती हैं वहां के किसान। ठीक है, उनको लाइसेंस मिल जाएगा। याद रखना 3 राज्य। क्वेश्चन क्या पूछेगा? केंद्र सरकार ने भी 12 सितंबर 2025 को फसल वर्ष 2025-26 के लिए भारत के किन 3 राज्यों को अफीम की खेती के लिए लाइसेंस देने की नीति की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा क्या? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अफीम पोस्ता होता क्या है? कई बार इस पे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आया है। अफीम पोस्ता एक औषधि जड़ी बूटी है। क्या है? औषधि जड़ी बूटी है, राइट। पैपावरेसी कुल से संबंधित है। पैपावरेसी कुल से संबंधित है, कुल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैपेवर सोमनीफेरम इसका वैज्ञानिक नाम होता है अफीम का। यह अफीम गोंद का प्राथमिक स्रोत है, गोंद का, जिसमें मॉर्फिन, इसमें अफीम के अंदर क्या क्या पाया जाता है? मॉर्फिन, कोडीन, थेबाइन जैसे एल्कोलाइड होते हैं, जिनका आधुनिक चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। दर्द निवारण, खांसी की दवा, ऐंठन रोधी के रूप में आदि में इस्तेमाल किया जाता है। वो जो सिरप आप पीते हो ना, सिरप पीने के बाद कहते हो कि सिरप पी लेते हैं, सोए रहते हैं, मस्त नींद आती है, तो सिरप में क्या होता है? अफीम मिलाया जाता है, तो आप मस्त रहते हो ना। तो सिर्फ जैसे बहुत सारे खांसी की दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या पेन किलर जब आप खाते हो आपका दर्द कम होता है, आप नींद आ जाती है, तो दर्द कम होने से नींद आती है, कुछ में अफीम यूज किया जाता है, इसलिए नींद, अफीम रहता है इसलिए नींद आती है। तमिलनाडु में भारत की पहली पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में, कहां पे? तमिलनाडु में भारत की पहली पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, इसका उद्घाटन कहां पे आपने किया है? तो ये है तमिलनाडु में। 5 सितंबर 2025 को केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद है भैया, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वीओ चिदम्बरम बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ का। कहां पे किया है? तो तूतीकोरिन। ठीक है, तमिलनाडु तूतीकोरिन वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। तो बस इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखना है। यहां से हमने देखा कि तमिलनाडु में भारत की पहली पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया सर्बानंद तूतीकोरिन। जीएसटीएटी और जीएसटीएटी, अच्छा, ई कोर्ट्स पोर्टल की शुरुआत की गई है। आज देख लेते हैं हम। 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण
ने वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण GSTAT दे वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण की बात की गई है। वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण GST से है ना, GST और AT, ठीक है, GSTAT। औपचारिक शुभारंभ क्या है? पहला अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करती है। तो अगर अप्रत्यक्ष कर विवाद है, देखो एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष। जो आपकी इनकम आय होती है, जो आपकी आय होती है जिसे आप अपनी इनकम कहते हो, वो प्रत्यक्ष कर है। लेकिन GST गुड्स एंड सर्विस एक्ट की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर में आता है। तो इसके निवारण के लिए भारत सरकार ने GSTAT नामक एक संस्था बनाया है, यानी वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण बनाए, जहां पे अगर आपको अप्रत्यक्ष कर यानी GST से संबंधित मामला है, विवाद है, तो उसका निदान वहां पे किया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने इसका उद्घाटन किया गया कहां से? नई दिल्ली, शुरुआत श्रीमती सीतारमण ने किया है। GSTAT का परिचय एवं संरचना देख लेते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, किसका? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत है, क्योंकि GST लागू है 17 से। धारा 109 के तहत स्थापित द्वितीय अपीली प्राधिकरण है। कैसा? ये लाइन याद रखना, प्रथम मत याद रखना, क्योंकि आयोग आपसे पूछेगा ना तो यहां प्रथम कहेगा, प्रथम अपीली प्राधिकरण। अरे नहीं, प्रथम अपीली प्राधिकरण नहीं, द्वितीय अपीली प्राधिकरण है। यह नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और दूसरे भारत में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगा। यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रधान पीठ होगा और बाकी ऐसे 45 ऐसे स्थान हैं जहां पे क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। 45 जगह पे, यानी 31 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में होंगे। इसके प्रत्येक पीठ में 2 न्यायिक सदस्य होंगे। तो 2 न्यायिक सदस्य प्रत्येक पीठ में होंगे। कितने? 2 न्यायिक सदस्य होंगे और 2 इसके तकनीकी सदस्य, एक केंद्र से और एक राज्य से शामिल होंगे। तो 2 न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी, टोटल मतलब इसमें कितने होंगे? 4 सदस्य होंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो GSTAT एक कोर्ट्स पोर्टल के बारे में हम जान लेते हैं। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से करदाता ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकता है। तो इसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन अपील कैसा कर सकते हो? ऑनलाइन कर सकते हो, मामलों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हो और सुनवाई में डिजिटल तरीके से भाग ले सकते हो। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ने विकसित किया है। तो GSTN के द्वारा ये विकसित किया गया है। तमाम बातें हैं। नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। RRC नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी विनियामक ढांचे की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। तो ये प्रभावी कब हो रहा है? तो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। किसके द्वारा किया गया है? तो RBI के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बेहतर दक्षता को बढ़ाना। RRC के कार्य और सहायक समूह की बात कर लेते हैं। RRC का गठन RBI ने किया है अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए। प्रभावी होगा 1 अक्टूबर 2025 से। वर्षों में RBI द्वारा जारी सभी मौजूदा विनियमों, RRC का मुख्य कार्य प्रत्येक 5 से 7 वर्षों में, RRC का कार्य क्या होगा? RRC का 5 से 7 वर्षों में RBI द्वारा जारी सभी मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करना। इसका क्या मतलब है कि RBI के द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जितने भी संशोधन किए जा रहे हैं, 5 से 7 वर्षों में उसकी समीक्षा करना कि वो नियम कानून ठीक हैं कि नहीं है, उसके कुछ रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं है, उसका आउटपुट क्या है, तमाम आज की समीक्षा करना किसका काम होगा? तो RRC का काम होगा, यानी ये जो है नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ का काम होगा। IRDAI द्वारा बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आज देख लेते हैं IRDAI के द्वारा क्या किया गया है। बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आज देख लेते हैं भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया। आगे देख लेंगे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI क्या होता है। तो आज इस पर देख लेते हैं कि ये भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए। प्रकार क्या होता है? वैधानिक निकाय, वैधानिक नियामक निकाय होता है। तो ये अधिनियम, किस IRDAI अधिनियम 1999 के तहत इसका गठन किया था। एक वैधानिक नियामक निकाय है, वैधानिक नियामक निकाय है। ठीक है, इसका अधीन वित्त मंत्रालय के अधीन होता है और इसका मुख्यालय कहां पे है? हैदराबाद हेडक्वार्टर में है। NPCI ने कतर में QR कोड आधारित UPI भुगतान शुरू किया है। किसने किया है? NPCI ने कतर में QR। आज देख लेते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? कतर में QR कोड, जैसे आप भारत में QR कोड स्कैन करके आपने क्या किया? पेमेंट करते हो,
तो वैसे ही उन्होंने कतर में शुरू किया है कि अब कतर के लोग भी क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। कहां पे गया तो आप कहोगे कतर में शुरू किया गया। नेशनल बैंक कतर में शुरू किया सहायक कंपनी। इस सहायक कंपनी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी में कतर में क्यूआर कोड आधारित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। तो यूपीआई भुगतान सेवा कहां शुरू की गई? कतर में की गई। हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तत्काल भुगतान प्रणाली है। यह इमीडिएट पेमेंट सर्विस व्यवस्था पे आधारित है। एनपीसीआई का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक, इसका विनियमन कौन करता है? तो आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भूटान है, साइप्रस है, फ्रांस है, मॉरिशस है, नेपाल है, सिंगापुर। ध्यान से समझना, भूटान, साइप्रस, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर। इसके अलावा श्रीलंका है, संयुक्त अरब अमारात, वे अन्य देश जहां यूपीआई आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान स्वीकार कर लिया, उसी में अब कतर भी शामिल हो चुका है। अगर आइए देखते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने हेतु टीसीआईएल और पीएनबी का समझौता हुआ है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने हेतु टीसीआईएल और पीएनबी का समझौता 3 सितंबर 2025 को संचार मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार के उद्यम टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया। तो ये आज हम लोगों का कंटेंट था, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूं, चीज़ों को एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा डाटा बैंक में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। आज देखते हैं, बिहार में खाद्यान्न उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बना है। 249.21 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है बिहार में खाद्यान्न का। बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन गया है। अगर हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा शहद उत्पादक स्टेट उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे पंजाब और चौथे पे बिहार आ जाता है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानतः ओईसीडी के अनुसार, ओईसीडी कहता है कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर वह 6.7 है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की स्थापना 1960 में 18 यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा ने की थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में 38 सदस्य देश हैं। यह ऐसी नीतियों को आकार देता है जो कि समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा दे। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। सीएजी की राज्य वित्त 22-23 1/10 की विश्लेषण रिपोर्ट सीएजी के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट पूरे 10 वर्ष के अध्ययन पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों का कुल ऋण भारत के कुल जीडीपी का 22.17% है, जबकि एफआरबीएम एक्ट 2023 में निर्धारित किया गया है 20%। वहीं पे कहा जा रहा है कि उच्चतम ऋण वाले स्टेट जो हैं, जिसमें पंजाब, नागालैंड और पश्चिम बंगाल क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हैं। राजकोषीय घाटा की बात किया जाए तो राजकोषीय घाटा वाले जो स्टेट हैं, राजकोषीय घाटा सबसे कम गुजरात का है, वहीं पे सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश का है। राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया है? एफआरबीएम एक्ट में राजकोषीय घाटा 3.5 निर्धारित किया गया है। राजस्व अधिशेष 16 ऐसे राज्य हैं जो राजस्व अधिशेष में हैं, जबकि 12 राजस्व घाटा में हैं। उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए के साथ राजस्व अधिशेष में शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना अब तक 2.82 करोड़ ग्रामीण आवास बना चुकी है, जो इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना इसका एक लक्ष्य रहा है, उद्देश्य रहा है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। मैदानी क्षेत्र के लिए 1.2 लाख रुपए और जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1.3 लाख रुपए पारित करता है, 1,30,000। अगर हम केंद्र और राज्यों की जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें देखते हैं तो मैदानी क्षेत्र में केंद्र 60% और राज्य 40%, पहाड़ी क्षेत्रों में 90-10 का रेशियो है। वहीं पे केंद्र शासित क्षेत्रों में 100% केंद्र सरकार वित्त का इंतजाम करता है। वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हिस्सेदारी भारत में लगातार बढ़ रही है। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा कहा गया है। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती अगर आबादी की बात किया जाए तो वर्तमान में भारत की कुल आबादी का 9.7% हिस्सा हो चुका है। वहीं पे 65 वर्ष से ऊपर नागरिक 6.4 हैं।
सर्वाधिक बुजुर्ग आबादी वाला राज्य केरल बन चुका है। वहीं पे कामकाजी और युवा आबादी की बात किया जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य जब पहले शीर्ष स्थान पे बने हुए हैं। कामकाजी आयु वर्ग में 15 से 59 वर्ष के लोग शामिल होते हैं। भारत में 66.1% आबादी कामकाजी है। वहीं पे बाल आयु यानी 0 से 14 वर्ष की आबादी भारत में 24.2% है। प्रजनन और मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है। अगर कुल प्रजनन दर की बात किया जाए तो भारत में अब 1.9 रह गया, जबकि प्रतिस्थापन स्तर 2.1 होता है। सबसे ज्यादा प्रजनन दर बिहार, यूपी, एमपी जैसे स्टेट है और सबसे कम दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बना हुआ है। असम में भारत के पहले बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन असम में किया गया है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पास में किया गया। वहीं पे पॉली प्रोपाइलिन संयंत्र का भी शुरुआत की गई है। बांस एक गैर खाद्य फसल है, इसमें लिग्नोसेलुलोज होता है और यह दूसरी पीढ़ी का एक जैव ईंधन होता है। अगर बांस की बात किया जाए तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और वहीं पे भारत दूसरे नंबर पे बना हुआ है। बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन कर दिया गया है। मखाना एक पुष्पीय पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम यूरियाल फेरोक्ष है। यह उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में बढ़ता है या तालाबों में बोया जाता है। मूल रूप से पानी स्थिर होना चाहिए। अगर बात करें तो इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। अफीम की खेती है तो वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा भारत सरकार ने 12 सितंबर 2025 को की। इनका कहना है कि 2025-26 के लिए 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान अफीम की खेती कर सकते हैं। अफीम पोस्ता एक औषधि जड़ी बूटी है। इसमें पेवर सोमनीफेरम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह पैपा वरेशी कुल का एक पौधा होता है। इसमें मॉर्फिन, कोडीन और थेमाइन जैसे एल्काइड पाए जाते हैं जो कि दर्द निवारक, खांसी की दवा, ऐंठन आदि में काम आता है। तमिलनाडु में भारत की पहली रिपोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इन्होंने सर्मानंद ने किया, तूतीकोरिन स्थित बीओ चिदम्बरम बंदरगाह के पास में। आगे देखेंगे जीएसटीएटी और जीएसटीएटी ई कोर्ट पोर्टल की शुरुआत हुई। जीएसटीएटी का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण या अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया है। जीएसटीएटी का एक परिचय देख लेते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत इसकी स्थापना की गई है। द्वितीयक अपीली प्राधिकरण है, नई दिल्ली में स्थापित है। प्रधान पीठ नई दिल्ली में है। 45 इसका क्षेत्रीय कार्यालय, अन्य पीठें होंगी। प्रत्येक पीठ में 4 सदस्य होंगे, 2 न्यायिक होंगे, 2 में एक तकनीकी सदस्य केंद्र और एक जो है राज्य सरकार के द्वारा। अगर हम कोर्ट्स पोर्टल की बात करें, जीएसटीएटी ई कोर्ट्स पोर्टल की बात करते हैं तो ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन अपील के लिए बनाया गया है। नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ आरआरसी का गठन आरबीआई के द्वारा किया गया है और यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य है कि 5 से 6 साल में आरबीआई के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियमों कानूनों की समीक्षा करना इसका कार्य है। एडीआई द्वारा बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया, यानी भारतीय बीमा नियामक एवं प्राधिकरण ने बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। अगर हम भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की बात करते हैं तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। एनपीसीआई ने कतर में क्यूआर कोड आधारित यूपीआई भुगतान की शुरुआत की है। आगे देख लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया। ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक इसका नियामक है, रेगुलेट करता है। अभी तक अगर हम बात करते हैं तो भूटान, साइप्रस, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में यूपीआई भुगतान आधारित जो है भुगतान शुरू किया गया है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने हेतु टीसीआईएल और पीएनबी के बीच एक समझौता करा गया है। तो ये हम लोगों ने कवर किया आज का सेशन और एक इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है, तो आप प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी क्लासेस जो है कल से लाइव होगी। चूँकि आज मुझे कुछ विशेष काम था, 2 दिन के लिए मुझे एक जगह जाना पड़ा, इसलिए मैंने ये सेशन रिकॉर्डेड डाला था। बट कल से आपकी क्लासेस लाइव होंगी सारी, ठीक है। और आप लोग ठीक हो, स्वस्थ मस्त, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो ना, ठीक है। कल मुलाकात होगी इसी समय, इसी वक्त, इसी जोश जुनून के साथ। आप सभी को तब तक के लिए मेरा नमस्कार।